कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। और आज की क्लास में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार पढ़ने वाले हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और ये मौलिक अधिकार संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। ठीक है, तो अब आगे आने वाले पूरे वीडियो में हम ये मौलिक अधिकार जो है हम डिस्कस करेंगे। तो संविधान ने हमें शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार दिए थे, लेकिन बाद में संशोधन करके एक को हटा के 6 मौलिक अधिकार हर इंसान को दिए गए हैं। अब अनुच्छेद 12 में जो है वो मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है। देखिए आपको सामने दिख रहा होगा कि इस भाग में जबकि की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद और राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी हैं। तो मौलिक अधिकार के लिए की परिभाषा हो गई। फिर अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से संगत या असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां दी गई हैं कि किस परिस्थिति में ये मौलिक अधिकार अल्पीकरण किए जा सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगले में फिर मौलिक अधिकार शुरू होते हैं। समता का अधिकार हमारा पहला मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। उसमें विधि के समक्ष अधिकार। फिर 15 में है मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। और इसमें भी आगे 4 पार्ट है कि किसी को भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या धर्म अपने उसके जन्म स्थान के आधार पर मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता या उसको असमान नहीं माना जा सकता, सबके लिए समान है। तो ये है हमारा समता का अधिकार, जिसमें आगे आप ये 4 और उपभाग देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 14 जो है अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद में समता का अधिकार है और फिर 16 में भी समता का अधिकार है, वो लोक अभियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। देखिए लंबा चौड़ा इसमें आपको समझाया गया है, तो आप ये टेक्स्ट पढ़िएगा क्योंकि इतना लंबा पढ़ना बहुत लंबी बात हो जाती है। फिर अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत या भेदभाव का अंत है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है तथा उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जा सकता है। तो इस मतलब किसी को भी आप छुआछूत नहीं कर सकते। फिर है 18, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है, राज्य, सेना, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी भी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप से कोई भी भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। फिर अनुच्छेद 19 से स्वतंत्रता का अधिकार शुरू हो जाता है। तो देखिए समता का अधिकार हुआ, विधि के समक्ष हर परिस्थिति में सभी नागरिक समान है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से शुरू होता है। बहुत ही विस्तृत रूप में आपके सामने इसको समझाया गया है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, की सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। शांतिपूर्वक या निरायुध सम्मेलन का अधिकार है, मतलब शांतिपूर्वक आप कहीं पर भी सम्मेलन या बैठक का आयोजन कर सकते हैं। फिर है संगम या संघ बनाने का अधिकार है। व्यक्ति अपने फायदे के लिए जब तक कि किसी का नुकसान नहीं हो संघ बना सकता है, ग्रुप बना सकता है। राज्य के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार है। ये उसको स्वतंत्रता है कि प्रत्येक नागरिक अपने राज्य में कहीं पर भी बिना रोक टोक आ जा सकता है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है।
मतलब कोई भी नागरिक राज्य के, भारत के किसी भी भाग में बस सकता है। पहले देखिए कश्मीर में ये धारा 370 के तहत, अनुच्छेद 370 के तहत वो मना था, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही वो भी हटा दिया गया है। तो भारत का कोई भी नागरिक किसी भी जगह निवास कर सकता है या बस सकता है। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार रहेगा। कोई भी इंसान कोई भी कार्य कर सकता है, अपनी जीविका उत्पादन करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो देखिए ये बाकी की डिटेल आपको सामने दिख रही होगी, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना डिटेल है कि आपको पढ़ते पढ़ते समझ ही आ ही जाएगा। फिर आगे आता है अनुच्छेद 20 की अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य किया हो या करने के लिए जो समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या किसी शास्ति का भागी नहीं होगा, उस समय तक उस अपराध के किए जाने का उसको आरोपित नहीं किया जा सकता। फिर किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन या दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा, किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति को किसी व्यक्ति के स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि तू अपने खिलाफ गवाही दे ही दे। फिर अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किसी को बेवजह नहीं मारा जाएगा, कानूनी अगर तौर पर उसको मारने का अधिकार है तो। उसके बाद अनुच्छेद 21 का जो बाद में जोड़ा गया, इसमें है शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में राज्य विधि द्वारा अवधारित करे बंद करेगा। मतलब अनुच्छेद 21 क में देखिए इम्पोर्टेंट है, 21 क में शिक्षा का अधिकार है कि राज्य द्वारा प्रत्येक बच्चा जो 6 से 14 वर्ष की उम्र का है फ्री एजुकेशन अरेंज कराई जाएगी। फिर अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण। ये पूरी डिटेल है, देखिए इसको समझाना बहुत लंबा टाइम लगेगा। आप चाहें तो इसको रीड आउट कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जो कि गिरफ्तार किया गया है। ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र उसको अवगत कराया जाए कि भाई तुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, उसको कारण बताया जाए और बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने के लिए उसको छूट रहेगी कि वो अपनी इच्छा से वकील कर सकता है और बिना उसको उसकी गिरफ्तारी का कारण बताए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिर नंबर 2 में प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश किया जाए। जल्दी से जल्दी उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष विदिन 24 आवर्स गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाए और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि में अधिक से अधिक अवधि में उसको जेल में नहीं रखा जा सकता। फिर 3 में खंड 1 और खंड 2 में किसी भी बात ऐसे व्यक्ति से लागू नहीं होगी जो तत्समय शत्रु, अन्य देशीय है या निवारक निषेध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति वाले किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या नियुक्त किया गया। फिर 4 में निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली कोई भी विधि किसी व्यक्ति का 3 मास के समय से अधिक तक के लिए निरुद्ध नहीं किया जा सकता, जबकि वह, आप ये बाकी की डिटेल पढ़िए। देखिए क्योंकि इतना डिटेल में समझाने के लिए आपको नोट्स भी लिखने पड़ेंगे, तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, चलते वीडियो में इसको पढ़ सकते हैं। तो अब ये है अनुच्छेद 22 में बहुत डिटेल अब हम लोग देख रहे हैं। अब आगे आता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 22 में और भी डिटेल है। फिर अनुच्छेद 23 है हमारा, जो अनुच्छेद 23 से शुरू हो रहा है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में है मानव के दुर्व्यापार या बाल श्रम का निरोध, मतलब कि बाल श्रम का निरोध किया जाता है। मानव के दुर्व्यापार एवं बेगार या किसी इसी प्रकार के अन्य बाल श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। नंबर 2 में इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के
को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग ऐसे किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। फिर है 24, अनुच्छेद 24 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या उसके जीवन को संकट में नहीं डाला जाएगा। अनुच्छेद 25 से शुरू होता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 25 में है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन प्रचार प्रसार के में वो किसी पर अपना धर्म अध्यारोपित नहीं कर सकता। वो उससे आगे आता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 26 के तहत कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकता है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए कोई भी प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसका कोई भी अनुभाग जो है धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उनका पोषण कर सकता है, धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध कर सकता है, जंगम और स्थावर संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व कर सकता है। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। मंदिर, ट्रस्टी वगैरह जो होते हैं ना। फिर अनुच्छेद 27, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों में संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। फिर है अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। राज्य निधि से पूर्ण पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। खंड 2(1) में कोई भी ऐसी बात शिक्षा संस्थान लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है कि भाई किसी भी एक गवर्नमेंट स्कूल में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 19 से शुरू होते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। फिर है अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। यह है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। फिर है संपत्ति अर्जन करने का संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, यानी कि संविधान 40वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ, उसके धारा 6 से निरसित किया गया है। उसके बाद है कुछ व्याधियों में व्यावृत्ति 31 का, और ये पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल है। इसको पढ़ते पढ़ते मुझे 15 मिनट लग जाएंगे, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आता है 31 ख, कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण। 31 ग, कुछ निदेशिक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। और फिर 31 घ, राष्ट्र विरोधी क्रियाकल्प के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति। ये पूरा का पूरा हमारे संविधान का भाग है। उसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इम्पोर्टेंट अधिकार है, तो ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 32, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण रिट जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति है। ठीक है, तो ये उसके बाद है अनुच्छेद, न्यायालय को खंड 1 व खंड 2 द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद, उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधिक प्रयोक्तव्य किन्हीं भी या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिकता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने की विधि द्वारा सशक्त करेगी। इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय अन्य अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। फिर 32 का
राज्य विधियों का संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों पर विचार न किया जाना। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निबंधन, मतलब जब अगर किसी राज्य में सेना का अधिकार है तो सारे अधिकार एक समय के लिए रोक दिए जाते हैं, सिर्फ जीवन का अधिकार रहता है। उसके बाद है अनुच्छेद 25 जो कि अधिकारों के मामले में लास्ट है। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान इस संविधान में किसी भी बात के होते हुए भी अनुच्छेद मतलब 143 संसद की शक्ति होगी, किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अंदर संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, उनमें से किसी के लिए भी और कोई। तो आप ये रीड कीजिए। आई होप कि आपको संविधान में जो भी मूल अधिकार हमें दिए गए हैं वो डिटेल में ज्ञात हो गए होंगे। आप इनके चाहे तो नोट्स बनाइए, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकारों से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। अगले वीडियो तक हम फिर और कुछ नए टॉपिक देखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपके लिए नई चीज़ लेके आऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, बी विद मी, शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।